नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। तो जो हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है, अर्थात ये कह लो कि जो हमारा घटना चक्र का हम पूर्वावलोकन देख रहे हैं, इसमें हम आधुनिक भारत को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं पहले, और उसके बाद हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री को और फिर मिडेवल हिस्ट्री को। और आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत ही आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति को। ये 1857 की क्रांति किस प्रकार से हुई और इसके क्या-क्या कारण रहे थे? तो देखो, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसने बहुत ही ज़्यादा या ये कह लो कि प्रभावशाली ढंग से अपना प्रभाव छोड़ा था, जो आज तक भी हम पढ़ते हैं। अब देखो, इसको पढ़ा क्यों जाता है? कारण क्या थे? और 1857 की क्रांति के होने के कारण क्या थे? ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो, थोड़ा-सा मैं आपको ओरली ऐसे ही बता देता हूँ कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कब हुई और कैसे स्टार्ट हुई थी। तो दिसंबर 1956 का दिन था। दिसंबर 1956 में डेट भी आपको याद रखनी है कि दिसंबर 1956 में ही जो पहले एक राइफल चलती थी पहले, उस राइफल के स्थान पर एक नई राइफल आ गई। इसे हम बोलते हैं एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल यहाँ पर आ गई और इसका जो प्रशिक्षण होना था, अर्थात इसकी जो ट्रेनिंग दी जानी थी, वो ये कह लो कि एक तो डमडम में दी जाने वाली थी और दूसरी अंबाला में दी जाने वाली थी। अंबाला के साथ साथ और तीसरी जो थी वो सियालकोट में दी जाने वाली थी। इसकी ट्रेनिंग होनी थी। लेकिन इससे पहले ही सेना में एक अफवाह फैल गई कि इस बंदूक में, जो नई एनफील्ड राइफल आई है, इसमें इस बंदूक के कारतूस में जो सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। गाय की चर्बी लगी हुई है। तो सुअर और गाय की चर्बी से क्या हुआ, ऐसा भारतीय सैनिकों को ऐसा लगा कि ये अंग्रेज जो है ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो गाय है वो हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और जो सूअर है वो मुस्लिम धर्म में पूरी तरीके से अपवित्र माना जाता है। इसी वजह से क्या था कि मुस्लिम लोग जो हैं वो कभी भी सूअर का मीट नहीं खाते, इसे अपवित्र मानते हैं अपने धर्म के अनुसार। इसी वजह से क्या हुआ कि दोनों ही धर्मों के लोग क्या हो गए, वहां पर विचलित हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उसी तरीके से जैसे जैसे विद्रोह आगे बढ़ा, तो बैरकपुर का एक सैनिक था। अब बैरकपुर का सैनिक था मंगल पांडे। इसी मंगल पांडे ने ही 29 मार्च को बैरकपुर में ही क्या था कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं उनको यूज करने से, अर्थात उनको प्रयोग करने से मना कर दिया। और इसी बीच में मंगल पांडे ने, एक अंग्रेज था वहीं पर, एजुडेंट, एजुडेंट पर गोली चला दी और इसकी एंड टाइम पर ही मौत हो गई। अर्थात इसकी मृत्यु हो जाती है एंड टाइम पे ही। उसके बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है 8 मार्च को, ओ सॉरी, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में, और जो मंगल पांडे था वो 34वीं रेजिडेंट का था। रेजिडेंट, 34वीं रेजिडेंट का एक ये सैनिक था। मंगल पांडे के बारे में इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में जैसे ही फांसी हुई और 34वीं जो रेजिडेंट थी इसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। अब देखो, जो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति था। ये आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य में की जो घिनौनी नीति चल रही थी वो एक कारण ये भी था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो क्रांति का कारण था वो सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूस भी थे। तो देखो, ये जो चर्बी वाले कारतूस का कारण था ये एक तात्कालिक कारण था, ये ध्यान रखना। तात्कालिक कारण, क्योंकि देखो, कोई भी क्रांति होने के लिए, कोई भी घटना घटने के लिए कोई एक कारण नहीं होता। उसके लिए सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण भी वहां पर होते हैं। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से कि किसी भी क्रांति या किसी भी कार्य को होने के लिए कोई एक कारण, आपका ये कह लो कि एक कारण पर्याप्त नहीं होता। इसी वजह से क्या हुआ था कि ये अनेक कारण थे। अब देखो, जो भारतीय आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया था कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण थे, या ये कह लो कि सबसे प्रमुख कारण नहीं था। ये कह लो कि जो चर्बी वाले कारतूस थे 1857 के विरुद्ध में, 1857 की क्रांति होने का केवल एक कारण नहीं थे। मतलब ये कह लो कि एक कारण ये थे, केवल एक कारण थे। सारे कारणों का कारण एक ही नहीं था। ये आप इस तरीके से आप ध्यान रखना है। देखो, जो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ होता है वो मेरठ से होता है 10 मई को। ये आप ध्यान रखना। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, तो मेरठ से हुई, 10 मई को प्रारंभ हुई। और इसी
ये जो मेरठ की छावनी थी, मेरठ की छावनी की थी, एक बटालियन थी कैवलरी, कैवलरी रेजिमेंट ही ने ही क्या कर दिया, रेजिमेंट ने ही यहाँ पर विद्रोह करा। और ये इसी रात को ही 10 मई को ही ये लोग दिल्ली की तरफ कूच कर गए। जब ये दिल्ली की तरफ कूच कर गए तो दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह था, बहादुर शाह जफर नाम का ही था। बाकी बादशाह तो खत्म हो चुकी थी, अंग्रेजों ने इनकी बादशाह खत्म ही कर दी थी। उसके बाद में दिल्ली पर पहुंचकर इन्होंने दिल्ली पर लाल किले पर जाकर कब्जा कर लिया और उसके बाद में आह्वान किया जब बहादुर शाह जफर का। इसी वजह से क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर ने अपनी तरफ से बख्त खां को इनका नेतृत्व सौंपा था, नेतृत्व सौंपा था। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। और 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो था कमल और रोटी, कमल और रोटी 1857 की क्रांति का चिन्ह था। ये भी आप पूरी तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद में देखो बरेली में, देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग ये आपके जो विद्रोह हुए थे। जैसे दिल्ली में तो किसने कर दिया, बख्त खां ने इसका नेतृत्व कर लिया, बख्त खां के साथ साथ इसका इसके पुत्र ने भी, जो बहादुर शाह जफर के पुत्र ने भी यहाँ का नेतृत्व किया था। जबकि बरेली में रुहेलखंड में, बरेली में ये कह लो कि बरेली में जो नेतृत्व किया था विद्रोह का वो किया था खान बहादुर खान ने। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखें, खान बहादुर खान ने किया था। जबकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका, मूल नाम इनका मणिकर्णिका था। और इनका जो जन्म हुआ था ये कह लो कि 19 नवंबर 1835 को हुआ था, 1835। अब आप देखो भारत शासन अधिनियम 1935 से 100 साल पहले, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 100 साल पहले मणिकर्णिका का जन्म हुआ था। तो ये जो थे, इनकी जो मणिकर्णिका की जो शादी हुई थी वो हुई थी गंगाधर राव से। और गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ये क्या करती हैं, इनके पास कोई अपना पुत्र तो था नहीं, तो दत्तक पुत्र को ये गोद ले लेती हैं। और इसी वजह से क्या हुआ कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत ही इन्होंने क्या कर दिया, दत्तक पुत्र को डलहौजी ने दत्तक पुत्र को गोद लेने की प्रथा को ही समाप्त कर दिया। इसी वजह से 1854 में जो झांसी था, झांसी को राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। तो रानी लक्ष्मीबाई इसी वजह से क्या होती है कि युद्ध में शामिल होती है और ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए ये मारी जाती है। और इन्हीं की मृत्यु पर जो हीरोज था, हीरोज से लड़ते हुए मारी जाती है। तो हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत केवल अकेली मर्द है। ये आप पूरी तरीके से याद रखना कि ये किसने कहा था, कि सोई हुई अकेली मर्द कौन है, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। अब देखो जो लखनऊ में विद्रोह हुआ, लखनऊ में विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। पूरी तरीके से ध्यान रखना कि लखनऊ के विद्रोह का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया था। और इसी को दबाने में कैंपबेल गया था, कैंपबेल ने इसको दबाया था, किसकी मदद से, गोरखा सैनिकों की मदद से इसको दबाया गया था। और उसके बाद में कानपुर में नाना साहब ने, नाना साहब का सेनापति था तात्या टोपे, इसने कानपुर में सेना का नेतृत्व किया था। दूसरा, जो नाना साहब के ये कह लो कि एक सलाहकार थे अजीमुल्ला खां, इन्होंने भी यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद में देखो तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे का नाम भी एक याद आता है, तात्या टोपे को, तात्या टोपे का एक और नाम है रामचंद्र पांडुरंग, इस नाम से भी याद रखना, रामचंद्र पांडुरंग इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में क्या हुआ कि इनको इन्हीं के दोस्त कह लो या मित्र कह लो, मान सिंह, मान सिंह ने धोखा दिया और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। और इसी वजह से क्या हुआ, 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि बिहार में या जगदीशपुर में, बिहार और जगदीशपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किया था कुंवर सिंह ने। यह आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे कुंवर सिंह के बारे में। और जबकि 1857 की क्रांति का विद्रोह जो असम में किया था, असम में नेतृत्व किया था एक व्यक्ति थे दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त ने किया था क्रांति का नेतृत्व, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में आप आ जाओ फैजाबाद में, देखो फैजाबाद में जो नेतृत्व किया था वो किया था अहमदुल्ला शाह ने, अहमद अहमदुल्ला शाह ने क्रांति का नेतृत्व किया था। और इसी की वजह से क्या था कि ये बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों को परेशान करते थे और अंग्रेजों के हाथ ये आसानी से आए भी नहीं थे। इसी वजह से 50,000 रुपए का इनके ऊपर इनाम रखा गया था सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा। और इन्होंने ही, अहमदुल्ला शाह ने ही एक आह्वान किया था, अर्थात एक नारा दिया था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। और इनके अदम्य साहस के बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि वह
अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक भी थे। ये आप ध्यान रखना। अब देखो जो 1857 का विद्रोह हुआ, इसे अपनी आंखों से देखा था मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब कहाँ के थे ये? तो ये आगरा के थे, आगरा के रहने वाले थे मिर्जा गालिब साहब। और ये भी ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था, ये आप बता सकते हैं कब हुआ था? देखो इनका जन्म हुआ था 1797 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1869 ईस्वी में। अर्थात ये कह लो, जिस साल गांधी जी का जन्म हुआ उसी दिन मिर्जा गालिब की मृत्यु हुई थी, या उसी साल मिर्जा गालिब की मृत्यु हुई थी। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। देखो याद करने के फंडे होते हैं, आप किसी भी तरीके से याद रख लो, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसी को याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ देखें, वो उसके साथ साथ कुछ ऐसा था, देखो पूरे भारत में विद्रोह नहीं फैला था, उत्तर भारत में ज्यादातर विद्रोह फैला था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी विद्रोह में 1857 की क्रांति में, कुछ भारतीयों ने भी इनका साथ दिया। अब देखो कौन कौन भारतीय थे जिन्होंने इनका साथ दिया था। आप ये कह लो, ग्वालियर के सिंधिया जो थे, इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, टियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार और कश्मीर के महाराजा और अनेक सरदारों तथा बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी। ऐसा नहीं था, यदि सभी भारतीय एक हो जाते तो ये मान लो कि ये एक लहर की तरह उड़े चले जाते। और इसी की एवज में इन्हीं की सहायता करने के कारण ही कैनिंग ने यह कहा था कि इन सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया है, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये कैनिंग का कथन था पूरी तरीके से। अब देखो 14 सितंबर को 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल निकलसन मारा गया। ये निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर को ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप देखो लखनऊ में कौन कौन मारे गए थे? देखो सर हेनरी लॉरेंस मारा गया, मेजर जनरल मारा गया और हैवलॉक मारा गया। नील की भी मृत्यु यहीं पर ही हो जाती है। अब देखो कुछ विचार हैं, जैसे एक व्यक्ति है आउटरम। आउटरम ने 1857 के विद्रोह में कहा है कि यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। फिर एक जॉन लॉरेंस है, जॉन लॉरेंस कहते हैं, और सीले, इनके साथ साथ सीले भी हैं। तो जॉन लॉरेंस और सीले कहते हैं कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन टी आर होम्स टी आर होम्स टी आर होम्स क्या कहते हैं? टी आर होम्स कहते हैं यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। अब देखो ये तो अंग्रेजों की कहानी होगी। अब व्यक्ति भारतीय थे, वी डी सावरकर साहब। वी डी सावरकर साहब ये कहते हैं कि एक तरीके से ये मान लो कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी इन्होंने, और इन्होंने उन्होंने ही स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसे कहा था। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। और इसमें सरकारी इतिहासकार कौन था? 1857 की क्रांति के समय पूछ ले कि सरकारी इतिहास कौन था, तो सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन। एस एन सेन साहब थे, ये आप ध्यान रखना। एस एन सेन का मतलब होता है सुरेंद्र नाथ सेन, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857, अर्थात 1857 के नाम से ही इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसे प्रकाशित कब किया गया? 100 साल के बाद, अर्थात 1957 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो एक व्यक्ति और थे सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई, असबाब ए बगावत ए हिंद। इसे 1859 में प्रकाशित किया गया था, ये आप ध्यान रखना। जो आरसी मजूमदार थे, ये इन्हें इतिहास लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ विवाद के कारण इन्होंने इतिहास नहीं लिखा और अपने ही तरफ से एक पुस्तक लिखी थी। फिर इन्होंने, पुस्तक का नाम था द सेपोई म्यूटनी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर किया था। अब देखो इसी बीच में क्या होता है कि जब आंदोलन या इसका दमन कर दिया जाता है, 1857 की क्रांति का दमन कर दिया जाता है, तो उसके बाद में एक पील आयोग का गठन होता है। पील आयोग गठित होता है, और इसी पील आयोग के गठन के, या ये कह लो, ये पील आयोग किसकी समिति में गठन हुआ था? तो 1858 में इसका गठन हुआ था। तो मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन अर्थात पील आयोग का गठन किया गया था। इसी पील आयोग के गठन के तहत ही सेना में परिवर्तन किया गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो यूरोपीय सैनिक थे 1857 से पहले 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन इनकी संख्या बाद में, अब 1858 के बाद में बढ़ाकर 65,000 कर दी गई। और वहीं पर जो भारतीय सैनिक थे, वो इंग्लिश सेना में 2,38,000 थे, और उनकी संख्या को घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से कितनी कर दी गई? 1,40,000 कर दी गई। और जो बंगाल में यह अनुपात था, यूरोपीय
और इंडियन का जो अनुपात था वो 1:2 कर दिया गया। ठीक। और बॉम्बे में यह अनुपात 1:3 का रहा, अर्थात एक यूरोपीय सैनिक होगा तो 3 भारतीय सैनिक होंगे। इसी तरीके से एक यूरोपीय सैनिक होगा बंगाल में तो 2 इंडियन सैनिक होंगे वहां पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ये रखा गया था। और इसी पील आयोग के तहत ही बाद में क्या हुआ कि सिपाहियों का चयन किया गया। गोरखा रेजिमेंट को अलग से बनाया गया, जो वर्तमान में भी है। सिख रेजिमेंट अलग से बनी, पंजाब के उत्तर प्रांत से इन सबको बनाया गया था। इतना कुछ यहाँ पर हो जाता है। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो वो शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी? दिसंबर 1856 से। तो दिसंबर 1856 में ही इस चर्बी वाले कारतूस का पहली बार प्रयोग किया गया था। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया गया। इसका प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? पीछे ही बताया मैंने, डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग में मुंह से इसे काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना ही तुरंत इसका खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बनता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करने का, या फिर ये कह लो कि भारतीयों को या भारतीय सैनिकों को हस्तक्षेप करने का शक पैदा हो गया या संदेह पैदा हो गया। इसलिए आंसर क्या बनेगा? नेक्स्ट है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो हुई थी बैरकपुर में। बैरकपुर की 38वीं छावनी 38वीं रेजिमेंट का ये सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने एजुडेंट, ये अंग्रेज था, एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर से जुड़े हुए थे। तो आंसर आपका ए होगा। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे जो सिपाही था, क्या बताया मैंने आपको, 34वीं रेजिमेंट अर्थात 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का ये सैनिक थे। तो इसमें आंसर कुछ नहीं होगा, ना तो आपका इसके, ना ही ये, ना ही ये और ना ही ये। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था अपने ही सेनापति बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। और बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया। और बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अर्थात मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति ही एक क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति 1857 की प्रमुख क्रांति का एक कारण था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोहियों का ज्वालामुखी फूट पड़ा। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? तो ऐसा कहा था, ये एक पत्रकार थे, W.H. रसेल, इन्होंने ऐसा लिखा था। आंसर ए हो। तो 1857 लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। 10 मई को ये मेरठ से प्रारंभ होती है। 1857 का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो कहां से प्रारंभ हुई थी आप भली बात जानते हैं, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? देखो, जो सबसे पहली घटना घटित हुई थी वो दिल्ली का सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, क्योंकि सबसे पहली घटना यही थी। उसके बाद में बाकी घटनाएं होती हैं। आंसर सी होगा।
11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ में आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया और वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो क्या था? कमल और रोटी। नेक्स्ट 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया। क्योंकि सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ और उसके बाद भी क्या हुआ? सबसे पहले दिल्ली को ही जीता गया। फिर कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने तक की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर पुनः प्राप्ति कर ली गई। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को कोलघर अर्थात गोलघर जो जगह पड़ती है वो वाराणसी में ही है, तो वाराणसी में हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। आंसर ए होगा। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, अर्थात उसका नेतृत्व किया। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर खान ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपने मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ गुणों का प्रदर्शन भी किया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। जहां उनकी मृत्यु हुई थी वहीं उनकी समाधि भी बनाई गई। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म वाराणसी, जबकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, तो ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो ह्यूरोज से सामना करना हुआ था इनका। आंसर ए होगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ, अर्थात प्रारंभ हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गईं, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने में वे अंततः अंग्रेज जनरल फिरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत केली मर्द है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में बढ़ा था बेगम ऑफ अवध अर्थात हजरत महल। तो बेगम ऑफ अवध कौन थी? हजरत महल। बेगम हजरत महल, इसी वजह से इसने देखो ऑप्शन में केवल बदलने का प्रयास किया है, आंसर तो वही है फिर भी। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल अर्थात बेगम ऑफ अवध ने किया था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो फिर से वही, तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? फिर से वही हजरत महल ही आंसर आएगा। एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है यहाँ पर। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 के जो इलाहाबाद में किया था वो क्या था? मौलवी लियाकत अली ने। आंसर डी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो सर्वाधिक संख्या जो थी वो थी अवध से। अवध से सबसे अधिक सैनिक शामिल हुए थे, तो कितने हुए थे वो देखो जरा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सेना थे, अर्थात सैनिक सेना में थे, ये आप कहें। नेक्स्ट, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ पीछे ही बताया था मैंने आपको, वो थे तात्या टोपे। नेक्स्ट,
कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब के सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। पीछे भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो धोखा दिया था मान सिंह ने। अब किसको धोखा दिया था? तो धोखा दिया था तात्या टोपे को। तात्या टोपे का मित्र था मानसिंह, और मानसिंह के धोखा देने पर ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः इन्हें फांसी दे दी गई। तो तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 में भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता अर्थात पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत अर्थात नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले ही से ही ब्रिटिशों अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया, और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद में तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हीरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलता पूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। एक वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। अंततः उन्हें एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगल में अपने कैंप में सैन का मतलब होता है आराम गृह, आराम कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह का जो संबंध था बिहार से था। 1857 में जगदीशपुर विद्रोह की अगुवाई करने में कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले अर्थात भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कीर्ति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद और आरा के क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो किस जगह शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे आरा में। आंसर ए होगा आपका। तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फिर से वही, तो कुंवर सिंह ने किया था। आंसर सी होगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। आंसर सी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार का नाम आते हैं, आपको कुंवर सिंह याद रखना है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फिर से वही, कुंवर सिंह ने किया। एक ही सवाल कई बार रिपीट हुआ है, अर्थात अलग अलग रूपों में पूछा गया है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? फिर से वही, कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन कहलाए? कुंवर सिंह। आंसर डी। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो 1857 के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। आंसर बी। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व का विद्रोह किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन्न हो गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष
की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसका दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान और जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ऐसे नेता थे एक ही मनीराम। आंसर ए। 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के राजा अंतिम राजा के पौत्र कंदेपसर राज सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कौन सा केंद्र रहा? ये आपका केंद्र रहा था जगदीशपुर। आंसर बी। बिहार में 1857 के विद्रोह का जगदीशपुर केंद्र था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा और अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर में कोई भी क्रांति नहीं हुई थी, बाकी अजमेर, नीमच और अहुआ में क्रांतियां हुई थी। प्रश्नगत विकल्पों में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, शेष 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 1857 में किसने संघर्ष किया था? ये आप देखो, तो चंद्रशेखर आजाद ने नहीं, रामचंद्र बिस्मिल ने, ये तो बहुत बाद में आएंगे, मानिकलाल चतुर्वेदी, शहादत खान ने किया था। आंसर आपका सी होगा। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनके ऊपर क्या था? 50,000 रुपए का इनाम था और इन्होंने फैजाबाद में इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है आपका, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि वह अदम्य साहस गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। ये आपका आंसर सी होगा। पृथक विकल्पों में दिए गए शायरों में 1857 में विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो ये आगरा से थे मिर्जा गालिब। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था तात्या टोपे ने भाग लिया, बहादुर शाह ने और रानी लक्ष्मीबाई। तो आंसर क्या बनेगा? भगत सिंह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? देखो, बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, कुंवर सिंह थे बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे और उधम सिंह नहीं थे। ये तो 1919 में आएंगे जाकर, जनरल डायर को मुझे भी मारेंगे ब्रिटेन में जाकर। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये जो राजवंश था ये था ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज्यादा इनकी सहायता की थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर
राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोहियों में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, ऐसा इसने कहा था। भारत में शिक्षित वर्ग ने क्या किया? देखो, शिक्षित वर्ग 1857 के का विरोध किया था? नहीं। शिक्षित वर्ग बिल्कुल शांत था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया? नहीं, समर्थन भी नहीं किया था। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, ये मौन थे, ये बिल्कुल न्यूट्रल रहकर होकर रहे थे। 1857 का आंसर सी लगेगा। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते हुए प्रगतिशील समाजों का उपायों का विरोध करते थे, उसे शिक्षित भारतीय उनसे विदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार, पुराने शासकों और सरदार तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे करीब एक पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 की क्रांति अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुई है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखो, किसने भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूरों ने लिया था, साहूकार नहीं लेंगे, कृषकों ने लिया था, जमींदार नहीं लेंगे। तो किसने लिया? 2 और 4, आंसर डी होगा। 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसने जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त किया, पर फिर भी पूरे देश में को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत, पूर्वी पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक बड़े जमींदार के स्वार्थी अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदारों एवं बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। और गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध अर्थात तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से ताल्लुकदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर उनकी यह जागीरें वापस कर दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोहियों के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देशों का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, चित्तौड़ नहीं था। आंसर बी होगा आपका। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रम से रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने की थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का जो अप्रभावित भाग रहा था वो रहा था आपका, एक तरीके से देखा जाए तो मुंगेर वाला भाग, ये अप्रभावित था पूरी तरीके से। तो आंसर क्या लगेगा आपका? बी। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का इस क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। सूची सम्मिलित करनी है। देखो, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले वो ऑप्शन चूज करना है जो आपको आता हो। अब जैसे देखो, बख्त खां कौन था? बहादुर शाह जफर का सेनापति, और इसने दिल्ली का नेतृत्व किया था। तो ए का 4 देख लो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। सी और डी में से कोई एक होगा। अब देखो, मौलवी अहमदुल्ला साहब कहाँ थे? यदि आपको मौलवी अहमदुल्ला शाह अर्थात फैजाबाद या आरा के थे, तो बी का क्या बनेगा? 3। तो क्या इसमें देखो, तो बी का 3 इसमें है, तो आपका आंसर क्या लगेगा? डी। उसी तरीके से अब देखो, कुंवर सिंह ने कहाँ का किया था? तो कुंवर सिंह जो थे वो आपके एक तरीके से, कुंवर सिंह को तो एक तरीके से ऐसे देखो इसको फिर आप, तो इसका जो आंसर आप लगाएंगे, आंसर इसका डी नहीं होगा, अभी सी आएगा इसका आंसर। देखो, ए का 4 हो गया और उसके बाद में आपका बी का 1 लगेगा। तो मौलवी जो थे, मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो अवध से थे, या ये नहीं होगा इसका, ये गलत हो गया इसका। उसके बाद में आप सी, कुंवर सिंह जो थे वो आरा के थे, और नाना साहब ने कहाँ का किया था? नाना साहब थे कानपुर से। इस तरीके से आपका सी आंसर होगा।
नेक्स्ट, बख्त खां दिल्ली से थे, अहमदुल्ला शाह अवध से थे, कुंवर सिंह आरा से थे और नाना साहब कानपुर से थे। फिर से सुमेलित करना है। देखो सुमेलित कैसे करेंगे, फिर से बता देता हूँ, जो पहले आता है वो करना है। झांसी में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने, कानपुर में किया था, अब फैजाबाद में किया था अजीमुल्ला शाह ने, और कानपुर में किया था मौलवी अहमद साहब ने। तो ए का 4 और बी का 3, देखो ए का 4 तो इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, और बी का 3, तो आंसर क्या लगेगा आपका, ए लग जाएगा। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर में अजीमुल्ला खां और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह ने इसका नेतृत्व किया था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो किसने, देखो नाना साहब ने सक्रिय भाग लिया था, बेगम हजरत महल ने सक्रिय भाग लिया था, मौलवी अहमदुल्ला साहब ने फैजाबाद में सक्रिय भाग लिया था, लेकिन बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, ये सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, तो इसलिए क्या बनेगा, अब वो कह रहा है कि सक्रिय भाग, तो सक्रिय भाग में तो कई आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर दिए जा सकते हैं, आंसर ई होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ लखनऊ में। इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब द्वारा, फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला साहब ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह था, की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। फिर से सम्मिलित करना है। फिर देखो नाना साहब कहां से थे, कानपुर से, ए का 2 देखो किसमें, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। अब देखो, अब जो आता है उसे ही देख लो पहले। तो नवाब अहमद अली खान, तो नवाब अहमद अली खान कहाँ से थे, वो थे आपके दिल्ली से, क्योंकि ये बहादुर शाह जफर का पुत्र था। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1 दोनों में हिंगे। आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ेंगे तो जो आपका मौलवी अहमदुल्ला साहब हैं, इन्होंने कहाँ से किया था, लखनऊ से, और मनीराम दीवान जो थे वो यहाँ से थे। क्या आंसर बनेगा आपका, डी। नाना साहब कानपुर से थे, नवाब अहमद अली खान दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से थे, और मनीराम दीवान असम से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और यही प्रथम वायसराय भी बनेगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहला वायसराय होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो फिर से वही लॉर्ड कैनिंग, आंसर बी होगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, सी आंसर। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बात एक ही है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था वो था हैरिसे, हैरिसे। 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, और इसी लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का जो पत्र था यहीं पर ही पढ़कर सुनाया था। तो 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन था, बी आंसर होगा। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विंसेंट पामस्टन हेनरी जॉन टेम्पल अर्थात तृतीय विस्काउंट पैमस्टन या पामिस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल 2 बार रहा, 1855 से 1858 तक और 59 से 65 तक। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा, तो देखो 1857 के विद्रोह से कौन नहीं था, कर्नल सेंट लीगर, ये भी नहीं था। तो ध्यान रखना, देखो उपयुक्त सभी भी दे रखा है, तो ऑप्शन सारे पढ़ लेना। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, ये भी नहीं था, और कर्नल वेल्स, ये भी नहीं था, तो आंसर डी लगेगा आपका। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो इसकी असफलता का कारण हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी कह सकते हैं, लेकिन इसमें अब आपको बेस्ट देखना है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीकृत संगठन की कमी, ये इससे भी, ये ए से भी बेहतर होगा आपका। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, नहीं, क्षेत्र तो काफी बड़ा था। जमींदारों की सहभागिता, जमींदारों ने तो सहभागिता की ही नहीं थी, तो आंसर क्या लगेगा, बी लगेगा। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीकृत केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं मिली, और 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना
काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की भी कमी थी। कभी-कभी तो अनुशासन अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य एवं भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। देखो, 1857 की क्रांति हो तो रही थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि यदि अंग्रेज यहाँ से चले गए तो शासन की बागडोर या भारत का शासन किस प्रकार से संचालित होगा। इसी प्रकार से ये कहता है कि राजनीतिक सत्ता ना तो राजनीति के बारे में पता था, न ही समाज के बारे में, न ही अर्थव्यवस्था के बारे में। कोई इनके पास कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि क्यों हुआ? देखो, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये ठीक है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी ठीक है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों, किंतु विद्रोहियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उन्हें अनुशासन और एकता का अभाव था। बंबई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रोहिलखंड तथा अन्य उत्तरी भारत में सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर सामंतवादी तत्वों ने, जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेज सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थीं। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थीं। अतः 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन सारे आंसर पढ़ने हैं क्योंकि बेस्ट देखना है। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, कर तो रहा था, लेकिन इससे तो बेस्ट नहीं आएगा। कर रहा था, ये कह सकते हैं। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों के नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, ये नहीं होगा। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए, ये भी नहीं, इसलिए आंसर आपका ए ही बनेगा। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? देखो, किसने खोया था? निकलसन ने। निकलसन, जनरल लीन मरा था यहीं पर, ये भी, हैवलॉक भी और लॉरेंस। तो 2 3 4 लगेंगे इसमें, तो आंसर आपका सी होगा। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल निकलसन घायल हुआ, ये तो दिल्ली में मारा गया था। और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान रेजिडेंस की रक्षा करते हुए सन हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल लील की मृत्यु हो गई। 1857 आपको देखो कथन है, विचार करना इन पर। अब ये कह रहा है कि कौन सा सही है। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही, ये ठीक है आपका। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोगी नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, ये भी ठीक है। इसका मतलब कथन एक और दो दोनों सही है, और का कै का सही स्पष्टीकरण है, आंसर यही लग जाएगा। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। यद्यपि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में असफल होने के कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ये षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, दो व्यक्ति थे, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू सी टेलर। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू सी टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही कोई इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी आर होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था।
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कहा था वीडी सावरकर साहब ने, कि 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। ये वीडी सावरकर साहब ने कहा था। किस पुस्तक में कहा था? तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इनको कहा गया था। नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो वीडी सावरकर साहब ने दिया। ऊपर ही अभी आपका सॉल्यूशन मिला है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? देखो सरकारी इतिहासकार थे आपके एस एन सेन। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन अर्थात एस एन सेन थे, जिनकी पुस्तक थी 1857 अर्थात 1857। आंसर, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था विप्लव पर जो लिखा था वो सर सैयद अहमद खान है, और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा पुस्तक लिखी गई थी असबाब ए बगावत हिंद। नेक्स्ट है, 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसे 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई है। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबद्ध है? तो ये था आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने यह कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है न तो वो प्रथम है, न ही वो राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पियोनी म्यूटिनी एंड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। देखो, किसने कहा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसा कहा था आरसी मजूमदार साहब ने। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। इस तथ्य को जो इतिहासकार थे वो आरसी मजूमदार और एस एन सेन दोनों थे। आंसर आपका ए हो जाए। आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है? सही बताना। देखो, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोहियों के रूप में वर्णित किया है? नहीं। ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है? ये भी नहीं है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। हाँ, ये ठीक है। आपका आंसर आपका सही होगा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इसकी शासन प्रणाली में अब भी अमूल चूल परिवर्तन किया गया और 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रसंगत विकल्प सी की अवधारणा सही है, जबकि अन्य कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1900 और 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारतीय कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न में से आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? चलो देख लेते हैं। देखो, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाए, ये आपका सही था। रियासत को जो राज्य की हड़प नीति का सिद्धांत था डलहौजी द्वारा जो लाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए, ये गलत है आपका, ये नहीं हुआ। भारतीय एवं यूरोपियों की सभी प्रजाओं को समान व्यवहार मिलेगा, नहीं मिला। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो आंसर आपका ए ही होगा। 1857 का विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, और यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक शासन कानूनी सुरक्षा को सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? पढ़ लेते हैं पहले तो। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये ठीक है।
भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी ठीक है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये गलत है। आंसर ए और दो सही है आपके। ब्रिटिश सरकार 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधे अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा उनके लिए सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षिप्त में भारत ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई। ब्रिटानिया द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ 261 में उल्लिखित है क्या? तो द एन announcement reversed lord of dialysis the pre-war policy of political unification through princely state of annexation। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठित से संबंधित है, नव संगठन से संबंधित था? तो ये था पील आयोग। बताया था मैंने आपको कि स्वतंत्रता के बाद में पील आयोग का गठन किया गया जिसके तहत सेना में बदलाव किया गया। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन अर्थात पील आयोग का गठन किया जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी उसे 65,000 कर दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 थी उसे घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। और बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया जबकि मद्रास मुंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो किस प्रांतों में चयन किया था? देखो, गोरखा को लिया गया था, सिखों को लिया गया था और पंजाब उत्तर प्रांत से लिया गया था। तो आंसर सी होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश, बिहार सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत के विद्रोह के लिए भारतीय सैनिकों उत्तरदायी थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। अब देखो, ये तो हो जाती है आपकी 1857 की क्रांति। ये आपका कंप्लीट पार्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देखो, यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और देखो, जो हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है विद कॉन्सेप्ट सहित, वो भी किसके लिए? पीसीएस प्री के लिए और अन्य एग्जामों के लिए, सबके लिए वो मैंने आपको पढ़ा दिया एक कॉमन तरीके से। इसी वजह से पीसीएस प्री के लिए वो बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। तो उसका, यदि उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।